आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम टिश्यू, ठीक है ना। आज क्या स्टार्ट करेंगे? टिश्यू, ऊतक। आज इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। टिश्यूज, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। टिश्यू क्या है? सबसे पहला प्रश्न उठता है, ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है ना। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं, या कोई पूछ सकता है कि टिश्यू किसे कहते हैं, ठीक है ना, या उसकी ऊतक का परिभाषा क्या होता है। आप लोग को याद रखना होगा कि हमारे शरीर में जो जितनी कोशिकाएं बनी हैं, ठीक है ना, वह एक साथ मिलकर के क्या करती हैं? अपने कार्य को पूर्ण रूप से करती हैं, ठीक है ना। यानी कोशिकाओं को, यानी कोशिकाओं का समूह में कार्य करना ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, ठीक है ना। कोशिकाओं को समूह में कार्य, कोशिकाओं को समूह में कार्य करने को ही हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं को समूह में कार्य करने को ही हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जैसे कि आप लोग समझिएगा, हमारा शरीर क्या, सब जो पार्ट है वो अलग अलग काम करता है, ठीक है ना। कोशिकाएं जो हमारे शरीर में है, वह कोशिकाएं एक साथ मिलकर क्या करती हैं? काम करती हैं। जैसे समूह का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। समूह, मानिए कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है तो अकेला ही कहलाएगा। इस जगह पे कम से कम 10 लोग हैं, यहाँ में इस ग्रुप में कम से कम 10 लोग, यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने हैं? 10 लोग हैं। तो इनका क्या कहा जाएगा? एक ग्रुप, यानी एक समूह कहा जाएगा, ठीक है ना। एक या एक से अधिक लोगों का इकट्ठा होना ही क्या का समूह कहलाता है। ठीक उसी प्रकार एक कोशिका होती तो हम उसको समूह नहीं कहते। तो हमारे शरीर में तो अनेकों कोशिकाएं हैं, लाखों कोशिकाएं हैं। वह लाखों कोशिकाएं एक साथ मिलकर के कार्य करती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और उसी को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं को समूह में कार्य करने को ही हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज तो समझ में आ गया, ऊतक हम किसे कहते हैं। ऊतक का जो परिभाषा होगा आप लोग इस तरह का लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो पॉइंट आएगा, पादप या जंतु विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर क्यों बने, ठीक है ना। पादप या जंतु विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर क्यों बना है, यह प्रश्न उठता है। पादप हो या जंतु, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्यों बना है? क्यों नहीं एक ही कोशिका से मिलकर बन गया होता है? तो इनको बनने में जो अलग अलग कोशिका लगा है, वो क्यों लगा है? एक ही कोशिका से बन जाता। जैसे कि मानिएगा कि कोई एक कोशीय जीव है, ठीक है ना, कोई बहुकोशीय जीव है, तो आखिर ये एक ही कोशिका से मिलकर क्यों नहीं बन गया होता, या बहु कोशिकाओं से मिलकर क्यों नहीं बन गया होता? क्यों अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना है? तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो इसको एक्चुअली देखा जाए तो इसको दो पार्ट्स में रखा गया है। इसको दो पार्ट्स में रखा गया। पहला
आपका पादप हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएगा। पहला पादप, दूसरा जंतु हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स। पादप के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद जंतु के बारे में जानेंगे। देखिए, यह जो पादप होता है यह स्वपोषी होता है। यह क्या होता है, स्वपोषी होता है। पादप क्या होता है, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या, स्वयं भोजन बनाना, ठीक है ना। यह प्रकाश के संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में यह अपना क्या करता है, भोजन को तैयार करता है, खुद ही भोजन बनाता है और खुद ही इसको क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। एक निर्भर नहीं रहता है किसी दूसरे के ऊपर कि वो दूसरा व्यक्ति आएगा तो बनाएगा और हम बैठ करके आराम से खाएंगे, इस तरह का कोई बात नहीं। वो लोग खुद अपने आप भोजन बनाते हैं और खुद अपने आप खाते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी कहा गया है। तो प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, भोजन को तैयार करते हैं। उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको क्या होती है, अधिक ऊर्जा, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इनको अधिक ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनकी ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता एकदम नहीं है, नहीं, ठीक है ना। उसके बाद और इनको भोजन खोजने की आवश्यकता नहीं, खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं है कि आज भोजन नहीं है या हमको भोजन खोजना है, भोजन कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाएंगे कि लाना है। इनको भोजन भी नहीं खोजना है, ठीक है ना। और इनको रहने का जो स्थान होता है वो भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। स्थान भी खोजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता तो यह होती है कि एक ही स्थान पे स्थिर होते हैं, अचल होते हैं, ठीक है ना, स्थिर होते हैं। क्या होते हैं, स्थिर यानी अचल होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यह कुछ विशेषताएं इनमें पादप में देखी गई है, ठीक है ना। बाकी इनमें भी तो कोशिका वही लगी है, पादप में भी तो कोशिका वही लगी है जो एक जंतु में भी लगी है, मनुष्य में जो लगी है। इनका भी जो शरीर बना है यह लाखों कोशिकाओं से मिलकर के ही बना है, ठीक है ना। तो इनकी जो विशेषता है पादप में, देखिए क्या क्या है। स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, भोजन खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। और यह क्या, स्थान जो होता है यह स्थान स्थित होता है, ठीक है ना। इनका जो स्थान होता है क्या होता है, स्थिर होता है, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और यह अचल होते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, यह अचल होते हैं, इनको चलने फिरने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अब जो देखेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, पादप कहा गया है। यही तो हम जानते हैं ना, पादप मीन्स क्या, हिलना डुलना नहीं है कि यह स्थान पे चुपचाप दम खड़ा रहेगा, इसी तरह का, ऐसा ही ना होता है। तो यह पादप हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम जंतु के बारे में जानते हैं। अब जंतु के बारे में जानिए। सबसे पहले इन्हें भोजन, ठीक है ना, रहने का स्थान की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। भोजन स्थान की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अगर जो जंतु हैं वो देखिएगा, वो अपने भोजन के लिए अपने श्रेणी के हिसाब से क्या करते हैं, टहलते हैं। मानिए कोई जानवर है तो यह इस जगह से उस जगह पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका भोजन नहीं तो उस जगह पे भोजन मिलेगा। हम लोग मनुष्य हैं तो यहाँ पर भोजन नहीं तो वहां पे जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो भोजन खोजने के लिए हमको चलना पड़ेगा इधर उधर, स्थान की आवश्यकता है। फिर हमको रहना भी पड़ेगा, अगर भोजन कर ले तो फिर रहेंगे कहाँ, ठीक है ना, इसके लिए भी आवश्यकता है। तो इसीलिए कहा गया कि भोजन की भी आवश्यकता है और स्थान की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरी विशेषता, ये परपोषी होते हैं।
क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। यह अपने ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है ना, हम लोग दूसरे के ऊपर ही निर्भर होते हैं। जैसे दूसरा कोई खाना बनाएगा तो हम खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या होते हैं, परपोषी। जितने जंतु होते हैं क्या परपोषी होते हैं, दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और यही कारण होता है कि उनको एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, आना और जाना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, उनको आना जाना पड़ता है, यानी स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है ना, जंतु क्या करना पड़ता है, स्थान को परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है ना, अगला विशेषता जो है, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तभी जाकर क्या होंगे, जीवित रहेंगे। अगर यदि भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित रह सकेंगे, कभी नहीं। ठीक है ना, और इसमें जो नेक्स्ट जो होता है, क्या होता है, इनमें जीवित प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है ना, जो परपोषी होते हैं इनमें क्या होता है, जीवित प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। इनमें जीवित प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये है इनकी विशेषताएं। जंतु को भी विशेषताएं बता दिए और पादप का भी विशेषताएं बता दिए। जंतु में देखिए भोजन स्थान की आवश्यकता ही होती है, इसीलिए इधर उधर स्थान परिवर्तन करते हैं। यह परपोषी होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। स्थान परिवर्तन, भोजन के लिए स्थान परिवर्तन करेंगे, यदि भोजन कर लेंगे तो फिर रहेंगे कहाँ, उसके लिए इनको चलना फिरना आवश्यक ही होता है। ठीक है ना, इसीलिए स्थान परिवर्तन करते हैं। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता इनको पड़ती है। ठीक है ना, और जीवित प्रोटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, जबकि पादप में जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। यह पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार, यानी विभिन्न पादप उत्तक, कई प्रकार के उत्तक। इसका बाद जो अगला पॉइंट आता है वह देखिए, विभिन्न पादप उत्तक। विभिन्न पादप उत्तक, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक्चुअली यह देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। ठीक है, इनके तो कई वर्ग होते हैं, कई पार्ट्स में इनको बांटा गया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे ताकि समझने में हम लोग क्या हो जाएगा, आसान होगा। ठीक है ना, और इस वीडियो में मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग एकदम बेसिक से और एकदम जीरो लेवल से समझे, ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का कभी भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो चलिए इसमें पहला जो पॉइंट होगा, मेरिस्टेमी उत्तक, जिसको विभाज्य उत्तक कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें जो पहला उत्तक आएगा कौन सा होगा, विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक, ठीक है ना। इसमें पहला जो उत्तक आएगा, मेरिस्टेमी भी कहते हैं इसको, मेरिस्टेमी उत्तक भी कहा जाता है इसको। विभाज्य उत्तक या मेरिस्टेमी उत्तक कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक को आप कहेंगे तो चलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होती है विभाज्य उत्तक की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विभाज्य उत्तक मतलब क्या होता है, विभाज्य मतलब क्या, विभाजन होना। ठीक है ना, विभाज्य मतलब क्या, विभाजन होना। ठीक है ना, उत्तकों का क्या, यानी वर्गों में बट जाना। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानते हैं, इसका जो विशेषता है उसको हम जानते हैं। पहला जो है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति है
सेलुलोज कोशिका भित्ति वाली, यानी कोशिका सेलुलोज की कोशिका से क्या होती है, बनी होती है। ठीक है ना, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज कोशिका की बनी होती है। पहला जो विशेषता है, कोशिका इनकी जो भित्ति होती है क्या चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका में भी हम पढ़ा है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब दूसरा इनका जो आएगा, दूसरा विशेषता, ठीक है ना, दूसरा विशेषता इनका जो आकार होता है, इनका आकार होता है जो होता है वह कि तो गोलाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है या अंडाकार हो सकता है, या अंडाकार हो सकता है। ठीक है ना, अंडाकार के बाद क्या हो सकता है, या बहुभुजी हो सकता है। ठीक है ना, बहुभुजी हो सकता है, आदि प्रकार के क्या हो सकते हैं, इनके आकार में परिवर्तन हो सकते हैं। तो यह इनका दूसरा विशेषता है। इनका आकार जो गोलाकार भी देखने को आपको मिलेगा, अंडाकार भी देखने को मिलेगा, बहुभुजी भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, या आयतकार भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की इनकी क्या है, दूसरी विशेषता हो गई। ठीक है ना, तीसरी विशेषता में चलते हैं। जो तीसरा विशेषता होता है, इनके अंदर अंतर कोशिका नहीं पाया जाता है। तो हम दूसरे विशेषता में क्या पढ़े, इनका आकार गोलाकार या अंडाकार या बहुभुजी या आदि या आयतकार भी हो सकता है। ठीक है ना, अब तीसरे में हम जानेंगे, तीसरे में क्या इसका विशेषता हो सकता है। ठीक है ना, इसमें क्या अंतर्वेशी, जो अंतर्वेशी होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें तीसरे में क्या हो जाएगा, जो अंतर्वेशी कोशिका होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। अंतर्वेशी जो कोशिका होता है, कोशिका नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता। अंतर्वेशी कोशिका क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है ना, अभी यह जानिए कि अंतर्वेशी का मतलब यानी जो बीच वाला, जो वृक्ष के जो बीच वाला जो भाग होता है जिसको मोटाई मतलब बढ़ाता है, उसे अंतर्वेशी कहा जाता है। ठीक है ना, इतना ही बस जानिए। इसके जो अगले टॉपिक्स पे हम खुद इसको बताएंगे डिटेल से। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि अंतर्वेशी जो कोशिका होती है वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इसके आगे वाला नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट विशेषता है, उसके बारे में जानते हैं। 4 नंबर जो विशेषता होगी, इसमें एक ही केंद्रक होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जो 4, इसमें एक ही केंद्रक होता है, इसमें एक ही बड़ा केंद्रक होता है। जैसे सपोज मानिएगा एक चित्र बनाते हैं, जैसे यहाँ पर यह कोशिका है, फिर यहाँ पे एक कोशिका है, यहाँ पर एक कोशिका है, यहाँ पर एक कोशिका है, मतलब ये कोशिका है, लेकिन इसके बीच में एक ही क्या होगा, केंद्रक होगा। ठीक है ना, लेकिन बड़ा बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा है कि इसमें एक ही क्या होता है, बड़ा एक केंद्रक होता है। ठीक है ना, कोशिकाएं तो आपस में जुड़ी रहती है, लेकिन इनके जो बीच जो केंद्रक होता है वो एक ही होता है, लेकिन बड़ा होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वाला जो अब इसमें जो नेक्स्ट होगा इसमें, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें रसधानियां क्या होती है, नहीं होती। ठीक है ना, रसधानियां नहीं पाया जाता है। कोशिका में रसधानी पाया जाता है, बताओ तो, कोशिका में रसधानी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पेड़ों में पाया जाता है, कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है। ना के बराबर इसमें पाया जाता है, कोशिका में रसधानी थोड़ी ना होता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका, सॉरी, इसमें कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। इसमें जो होता है कोशिका में, इनमें जो कोशिका होती है इनमें रसधानी नहीं पाया जाता है, यानी नहीं मिलता ही है, इसलिए इसको क्या नहीं पाया जाता है। तो यह कुछ विशेषताएं हैं इनकी जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। विभाज्य उत्तक की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है ना। क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, यहाँ पे 2 है, इसके पहले मैं 3 बताया। इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उपस्थिति में देखते हैं, उसके बाद इसके बाद वाले पॉइंट पर चलते हैं। इसमें मैं ये भी आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार चित्र बनाकर पेड़ का किस प्रकार इसमें विभाज्य उत्तक होता है, किस प्रकार नहीं होता है, सब मैं आपको चित्र में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। उपस्थिति उत्तक मतलब क्या है, उपस्थिति उत्तक कहाँ होता है, उपस्थित ये कहाँ होता है, पेड़ की तब ऊपर वाले सिरा में हो सकता है या पत्तियां के सिरा में हो सकता है, यही 2 जगहों में क्या होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वृद्धि करना ही होता है। आगे पौधे की लंबाई बढ़ाना या उसकी वृद्धि करना, यही ना 2 काम होता है। पत्तियां जो होती हैं उनके लास्ट वाले भाग सिरे पर पाया जाएगा, तो उस पत्तियों को बड़ा करेगा, लंबा करेगा, चौड़ा करेगा। और पेड़ के ऊपर वाले सिरे पर पाया जाएगा तो पेड़ को लंबा करेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है ना, वो बहुत पेड़ विशाल होगा। तो इस विभाज्य यानी मेरिस्टेमी उत्तक का क्या काम होता है, लंबाई पेड़ों की बढ़ाना, ठीक है ना। इसके कार्य के बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, उपस्थिति तो हम बता दिए, इसकी लंबाई बढ़ाना, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, पेड़ों के सिरे ऊपरी वाले भाग और पत्तियों के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। विभाज्य उत्तक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। जो विभाज्य उत्तक होता है वो 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कौन कौन होता है भाई, इसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है ना। सपोज मानिए कि यहाँ पे हम चित्र बना दिए, यह क्या है, कोई एक पेड़ है, तो यहां से लेकर के यहाँ पर आपका 1 भाग हो गया, और यहां से लेकर के यहाँ से 2 भाग हो गया, और यहां से लेकर के यहाँ तक 3 भाग हो गया। और यही हमको क्या है, इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। यही चीज हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है, जो यहाँ पे मैं चित्र में आप लोग को दिखा दिया। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वह कौन सा आएगा, शिखाग्री, ठीक है ना। शिखाग्री इसको कहते हैं, ठीक है ना। शिखाग्री विभाज्य उत्तक, शिखाग्री विभाज्य उत्तक, शिखाग्री विभाज्य उत्तक, ठीक है ना। 2 नंबर में जो आएगा वो पार्श्ववर्षी, ठीक है ना। पार्श्ववर्षी उत्तक, ठीक है ना। बाकी जो 3 नंबर में आएगा अंतर्वेशी, अंतवेशी, अंतवेशी, ठीक है ना। ये अंतवेशी विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक, और ये शीघ्री विभाज्य उत्तक, ठीक है ना। शिखाग्री इसको बोला जाता है, शिखाग्री ही लिख देते हैं, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। शिखाग्री विभाज्य उत्तक होता है। अब इनका कार्य क्या क्या होता है इसके बारे में हम स्पष्ट समझते हैं। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, यह क्या है, यह एक पेड़ का चित्र हम बना दिए, बस समझने के लिए बनाए, ठीक है ना। तो यहां से 1 भाग ले लेते हैं,
ठीक है ना, ठीक है ना। यहां से हमारा एक भाग होगा, ठीक है ना, पहला, और यहां से हमारा दूसरा हो जाएगा, और यहां से हमारा तीसरा हो जाएगा। 3 भाग लिए हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले में यह भाग हो गया, ठीक, दूसरे में यह भाग हो गया, और तीसरे में यह भाग हो जाएगा। 3 भाग यहाँ पर और 3 भाग यहाँ पर, ठीक है ना। 3 भाग कहाँ पे, वहां पे, और 3 भाग यहाँ पे, ठीक है ना। अब यह जानेंगे यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो शिखरी भाग होता है, देखिए 2 भागों में, मतलब 2 जगहों में पाया जाता है। पहले वाले में होता है शिखाग्री, शिखाग्री, ठीक है ना, विभाज्य ऊतक। यह कीट पौधों के ऊपर वाले भाग, यानी सिरा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। शिखाग्री विभाज्य ऊतक के पहले वाले भाग पर, इस वाले भाग पर पाया जाएगा। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, पौधों के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर पाया जाता है, सबसे पौधों के ऊपर पाया जाता है, या पत्तों के लास्ट भाग पर पाया जाता है, ठीक है ना। कि तो यह पत्तियां हैं, इनके इस वाले भाग पर पाया जाएगा, और नहीं तो पौधों के एकदम ऊपरी वाले भाग पर ही पाया जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि जो पौधा निकलता है तो उसके ऊपर वाले भाग पे कुछ 2 इस तरह के बने हुए रहते हैं, और वही क्या करते हैं, बहुत जल्दी विभाज्य करते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर वाले भाग पर पाया जाता है, अन्यथा ये जो पत्ते होते हैं उनके लास्ट वाले भाग पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, यह काम यह है वृद्धि करना, वृद्धि करना, ठीक है ना, लंबाई बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना आदि आदि इनका क्या होता है, काम होता है, ठीक है ना। इनका क्या क्या काम होता है, ये तो 2 जगह पाए जाते हैं, पत्तों के लास्ट वाले भाग पर पाए जाते हैं, या पौधों के लास्ट वाले भाग पर पाया जाता है। इनका काम क्या होता है, पौधों की लंबाई बढ़ाना, वृद्धि करना। जितना ये तेजी से वृद्धि करेंगे उतना पेड़ का क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यह चीज समझ में आ गया, शिखाग्री विभाज्य ऊतक क्या होता है, ठीक है ना। अब दूसरे में चलते हैं। 2 नंबर पाएगा पार्श्ववर्षी, ठीक है ना। 2 नंबर क्या आएगा, पार्श्ववर्षी, पार्श्ववर्षी ऊतक। 2 नंबर। इसका स्टेप कहां से, यहां से लेकर के यहां तक रहेगा, ठीक है ना। इसका जो कार्य होता है, यह क्या होता है, यह अंग, यानी अंग जो होता है, ये अंग को क्या करता है, फैलाता है। अंग को क्या करता है, फैलाता है, या जो इनके जो घेरे में होते हैं, इनकी जो अंदर की जो भाग जो अंदर का होता है, उसको क्या करता है, मोटा करता है। क्या करता है, मोटा करता है, यानी वृद्धि करता है उसमें। इसको मोटा होने में क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे कि आप लोग समझिएगा, पहले वाले जो एक कब होगा, जब ये ऊपर वाले भाग को हम रोकेंगे तब, ठीक है ना। जब इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को जब जैसे ही काट देंगे इस वाले भाग को, तो यह क्या करेगा, रुक जाएगा वहीं पे, और नीचे की तरफ फैलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब नीचे की तरफ फैलना प्रारंभ होगा तो इसकी तनाएं जो होती हैं वो मोटी होने लगेंगी, और इसके जो अंदर का जो यह भाग होगा वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ फैलने लगेगा, और यह मोटा आकार में होने लगेगा, इनके आकार भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उसे हम क्या करते हैं, पार्श्ववर्षी, ठीक है ना। यानी इन पार्श्ववर्षी का काम क्या होता है, इनकी मोटाई को क्या करता है, बढ़ाता है, और इनके तन्ने की मोटाई को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। इसे द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है, दूसर का ये वृद्धि होता है, इसीलिए हम द्वितीय वृद्धि कहते हैं। और ये पहला में जो वृद्धि होता है इसको प्रथम वृद्धि कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया।
कि अब पारवर्सी क्या होते हैं, ये तन्ने और बीच वाले भाग को क्या करता है, मोटा करता है। और मोटा तभी होगा जब ऊपर वाले भाग को हम क्या करेंगे, शिखागरी को हम काट देंगे। यानी शिखागरी को जैसे हम काटेंगे वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा और नीचे की तरफ ही फैलना या मोटा होना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे पार्कों में कि मतलब कि बहुत लंबा लंबा पेड़ लगाया जाता है, उसको क्या किया जाता है, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाता है, उसका ऊपर वाला भाग को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। जो ऊपर वाला भाग काट दिया जाएगा तो पेड़ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब वैसे नहीं होगा तो देखिए गाँव में, आज गाँव में जो होता है पेड़, उसको क्या किया जाता है, उसको मोटा करने के लिए ऊपर से काट दिया जाता है, ले उसका मुड़िए काट दो तो अभी जाकर वो मोटा होगा, ठीक है ना। तो उसका क्या होता है, मूड़ी उसका काट दिया जाता है और वो उसका जो शरीर होता है वो नीचे की तरफ फैलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का पार्श्ववर्ती काम करता है, ठीक है। अब तीसरे में चलते हैं, अंतर्वेशी। अंतर का नाम ही सुनकर के आप लोग को पता चलता है कि अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक क्या होता है। अंतर मीन्स अंदर, ठीक है ना। अंदर से क्या करता है, उसके अंग में लंबाई को क्या करता है, वृद्धि करता है। इस वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या करता है, यह बढ़ाता है, यानी लंबाई उसको क्या करता है, बढ़ाता है। जितना यह यदि मोटा, अगर जितना लंबा होगा उतना उसका अंदर का जिस भाग जो होता है वो क्या होगा, लंबा होगा। वह जितना उसको हम छोटे, इसको काट देंगे, छोटा रहेगा, उतना यह मोटा हो जाएगा, इसके अंगों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो अंतर्वेशी का मतलब ये हुआ कि इसके अंग में क्या हुआ, वृद्धि होना। अंग मतलब समझते हैं ना, मानिए कि यहाँ पे इतने ही 10 पत्तियां इसमें लगी थी, इसमें क्या थी, 10 पत्तियां लगी थी, ठीक है ना। लेकिन जब इसके ऊपर वाले शिखाग्री भाग को हम काट देंगे तो यहाँ से 10 के बदले यहाँ से और एक पत्तियां निकल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से और एक पत्तियां निकल जाएंगी, यानी इसके अंगों में क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यह चीज मैं आप लोग को आज इस वीडियो में समझाया, ठीक है ना। विभाज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, शिखाग्री विभाज्य ऊतक, पार्श्ववर्ती विभाज्य ऊतक और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, ठीक है ना। आज में इस वीडियो में बस इतना ही तक। आप इसके अगले वाले वीडियो में इसके अगले जो पार्ट्स बचे हैं उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए। प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक पॉइंट के हिसाब से आप लोग को इस चैप्टर मतलब पढ़ाया जाएगा, ताकि कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और कोई भी पॉइंट आप लोग को नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो यह वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।